हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, ये वीडियो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन हैं। एक भी फेक इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, हर क्वेश्चन के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या आगे पढ़ के जाना है, क्या क्या आ सकता है, क्योंकि मैं खुद एनटीपीसी निकाला हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है? तो वो हैं पूनम गुप्ता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं पूनम गुप्ता। इनको जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए यह पदभार संभाला है और किसके स्थान पर इन्होंने बनाया है? तो माइकल पात्रा का स्थान जो है इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनी है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक, गुजरात के कहाँ पे? केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई क्या थी? बिना आधार के 182 मीटर थी। कुल ऊंचाई अगर आधार सहित पूछता है तो 240 मीटर थी और इसका अनावरण जो था वो 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण हुआ था और इसकी लागत में लगभग 2989 करोड़ लगे थे। L&T कंपनी ने जो है इसको बनवाया था। राम वी सुतार जो थे इसके वास्तुकार थे और यह प्रतिमा दुनिया की भी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये देखिए, 48 से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य जो था पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी रक्षा करना है। तो सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण और वन संरक्षण से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं बताता हूँ, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसका पेपर का एनालिसिस करा दूंगा और UPSSC पेट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करा दूंगा। अगला है, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? देखो, 1960 और 70 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य था केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, यानी कि जो गेहूं है इसका जो है बढ़ावा करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। तो पंजाब को इस क्रांति के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे जो था उपजाऊ भूमि थी, सिंचाई प्रणाली बेहतरीन थी, प्रगतिशील किसान थे जो कि नई जो तकनीकी आ रही थी उसको अपनाने के लिए तैयार थे। ठीक, पंजाब के जो किसान हैं ये जो है उच्च उपज देने वाले बीजों को, उर्वरकों को, आधुनिक कृषि तकनीकों को सफलतापूर्वक इन्होंने अपनाया, जिससे राज्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और इस सफलता ने जो है अन्य राज्यों को भी हरित क्रांति अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो पंजाब राज्य जो है हरित क्रांति में अग्रणी राज्य था। अगला है, बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में बात करें अगर एकल कथाओं के संग्रह की तो यह जातक कथाओं में मिलता है और यह क्या है, इसमें ये जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में बताता है, जिसमें विभिन्न पशु पक्षियों और मनुष्यों के रूप में पुनर्जन्मों का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1947 से 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी इसका मुख्य रूप से यह किस पे निर्भर थी? तो किस पे थे? कृषि पे। क्यों थी? जब मुख्य रूप से 1947 से 91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर और एक जो था सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है अपनाया था, जिसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र को उद्योगों में एक प्रमुख भूमिका सौंपी गई थी। ठीक है, अगला है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो कोई भी राज्य है सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है कौन होता है? महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है।
यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है और राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो राज्य सरकार है, कानूनी कोई भी मामला होगा तो सलाह किससे लेगा? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से। तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही होते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको ध्यान देना है, एक तो भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछ रहा है बार बार, उसके बाद से वन के बारे में बार बार पूछ रहा है। इस दो चीज़ को काफ़ी ध्यान देना है। आगे है 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? स्पोर्ट्स से आपको देखो ओलंपिक आ सकता है, पैरा ओलंपिक आ सकता है, ये राष्ट्रीय खेल आ सकते हैं। ठीक है, और एक आता है IPL से आ सकता है, वर्ल्ड कप से आ सकता है, आपका एशिया कप से आ सकता है, तो चैंपियंस ट्रॉफी से आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्पोर्ट्स से, आप उसको जरूर देख करके जाइएगा अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में 28 जनवरी 2025 को। टोटल उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में इसको आयोजित किया गया था। खेल का समापन कब हुआ था? 14 फरवरी 2025 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया था इसका समापन। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने खेलों के समापन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य अपने चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। संविधान संशोधन से लगभग हर शिफ्ट में आपके एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है मैं संविधान संशोधन करा दूंगा अगले, आज नहीं कल के वीडियो में मैं संविधान संशोधन आपको करा दूंगा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी दे दूंगा। तो 61वां संविधान संशोधन क्या था? इसके अनुसार भारत में जो मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। संशोधन से पहले वयस्क मताधिकार का जो परिभाषा था 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ही जो है वोट डाल सकते थे किसी भी चुनाव में। लेकिन जब ये संशोधन 61वां हुआ 1988 में, तो इसके बाद आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और यह संशोधन 28 मार्च 1989 को जो है लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन JJM नामक जो योजना है उसकी क्या हुआ? शुरुआत हुआ। जल जीवन मिशन यानी JJM का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना का जो लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना था। मतलब हर ग्रामीण घर में हर घर से एक नल हो और जहां से उनको बढ़िया स्वच्छ जल उनको मिले। ठीक है, इसकी शुरुआत कब? इसकी शुरुआत के समय केवल जो है 3.23 करोड़ यानी 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल का कनेक्शन था। मतलब कि 15 अगस्त इनके अनुसार 15 अगस्त 2019 से पहले केवल और केवल 3.23 करोड़ यानी कि 17% ग्रामीण परिवारों के पास ही नल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो उसका नाम था उलूक।
इसने 2 प्रकार की डाक प्रणाली का अपने किताब में जो है वर्णन किया था। क्या क्या था मैं आगे बताता हूँ। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को उलूक नाम दिया था। ठीक है, उलूक कहा था। इस प्रणाली में हर 4 मील की दूरी पर शाही घोड़े तैनात होते थे जो संदेशवाहक को तुरंत एक नया घोड़ा उपलब्ध कराते थे ताकि संदेश तेजी से पहुंचा जा सके। ठीक है, देखिए एक पैदल यात्रियों का था जो कि हर 3 मील पर लगभग, ठीक है, एक आदमी खड़ा होता था। एक हाथ में उसके घंटी टाइप का कुछ, एक चरखा टाइप का, जैसे हमारे साइकिल का पहिया होता है इसी टाइप का लगा होता था, एक हाथ में था। ठीक है, जिसमें घंटी लगा होता, जैसे वो दौड़ता था तो वो पहिया नाचता था और घंटी बजते जाती थी। तो लोग जो आगे देखते थे तो जिनको ये आवाज़ सुनाई देती थी वो रास्ता छोड़ देते थे। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचता था फिर ये वाला बंदा जो था वो पत्र लेकर के फिर अगले वाले बंदे तक जो 3 मील है वहाँ पे दौड़ता था। इसी प्रकार से जो स्पीड पोस्ट जो था इनका था, जो काम ये 15 दिन में कर सकते थे इसको ये 2 दिन के अंदर ये कर देते थे, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, आप जो है पढ़ लीजिएगा इसको, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। संगम साहित्य क्या है? तो तमिल भाषा का एक प्राचीन साहित्य है। ठीक है, दक्षिण भारत में रचा गया संगम, इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचनाएं मदुरै में आयोजित 3 संगमों, ठीक है, में संकलित की गई थी। संगम साहित्य में जो कविताएं हैं, महाकाव्य है, व्याकरण ग्रंथ जो हैं वो शामिल हैं, जो कि प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। रायसेन जिले में भोपाल के दक्षिण पूर्व में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी ये हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और कब इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो अम्ल है सल्फोनिक एसिड। अगला है किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है किसके राज्य विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये है नामचा बरवा। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचा बरवा, और यह जो है 7782 मीटर यानी कि 25,531 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? तिब्बत में। इसे हिमालय के सबसे पूर्वी छोर भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर था। जितने प्रश्न मुझे ऑथेंटिक मिले हैं उतना प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भले ही आपको कम वीडियो मिलेगा लेकिन जो मिलेगा उसमें एक भी गलती नहीं आप पाएंगे, और कोई भी चीज़ इस चैनल पे फेक आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रक्षाबंधन सबको।